नमस्कार बच्चों, आप सबका पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज की मेरी क्लास जो कक्षा 11वीं क्लास 11 सीजी एवं सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनकी मेरी अकाउंट्स की नियमित क्लास प्रारंभ है यूट्यूब के माध्यम से। इसी सीरीज का अगला मेरा वीडियो है। इसके पूर्व में मैंने आप लोगों को कुछ वीडियो में सिलेबस प्लस ट्रांजैक्शंस का किस प्रकार से हम रिकॉर्ड रखते हैं और उसके रूल्स क्या हैं, उसको हम अध्ययन कर रहे हैं। उसी पाठ के हमने पूर्व में मैंने आपको 2 वीडियो दे चुका हूं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो मेरा है जो खातों के प्रकार, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको पर्सनल अकाउंट्स के बारे में विस्तार से बताया था। सेकंड वीडियो में हमने रियल अकाउंट्स, वास्तविक लेखे के बारे में अकाउंटिंग की चर्चा किए थे। आज हमारा थर्ड पॉइंट है नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अनरियल अकाउंट, 3 नामों से ये जाना जाता है। इस पे हम आज चर्चा करेंगे और साथ में मैं ये भी बताऊंगा तीनों मिला करके जो हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको चार्ट के माध्यम से किस प्रकार से साइट पहचाना जाता है या किस प्रकार से जनरल बनाया जाता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। अगर आप लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, अगर आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या लिंक के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से अगर आप देख रहे हैं तो कृपया आप यूट्यूब में अशोक पोर्ट भरे सर्च कीजिए और वहां पे रेड कलर से सब्सक्राइबर लिखा हुआ है, उसको आप पुश कर दीजिए तो ब्लैक कलर का हो जाएगा। अर्थात आप मेरे सदस्य बन जाएंगे, मेरे परिवार के एक मेंबर्स हो जाएंगे और आप मेरे क्लास में शामिल हो जाएंगे। अगर आप आइकॉन बेल को पुश कर देते हैं तो आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की तुरंत सूचना आपको प्राप्त होती रहेगी। तो आप तत्काल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तत्काल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं कि आज के नेक्स्ट पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे। तो आज की हमारी क्लास है क्लास 11 सीजी सीबीएसई के स्टूडेंट्स, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जिनके अकाउंट की क्लास हमारी है। तो इस क्लास में हमने, इसके पूर्व में मैंने बताया था कि हमारे पूरे ट्रांजेक्शन्स को, पूरे व्यापार को, बिजनेस को 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, वास्तविक व्यक्तिगत लेखा, वास्तविक लेखा और नाम मात्र लेखा। हमने पूर्व के 2 वीडियो में 2 पॉइंट पे हमने चर्चा कर चुके थे। पर्सनल अकाउंट में हम उनको शामिल करते हैं, उनको रखते हैं जिनके साथ हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं, डील करते हैं, लेन देन करते हैं, उनको हम क्या मानते हैं, किसमें शामिल किया जाता है, पर्सनल अकाउंट्स में। रियल अकाउंट्स में हमने देखे थे कि जो भी वस्तु, माल, गुड्स अगर हमारे व्यापार में आती है, इनकमिंग होती है, तो हम उसको डेबिट करते थे और हमारे व्यापार से आउटगोइंग होती थी तो क्रेडिट करते थे। ठीक उसी प्रकार आज हम तीसरा अकाउंट्स पढ़ेंगे, नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र लेखा। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, नॉमिनल क्या कहा जाता है, जब कोई वस्तु, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है लेकिन हम अपनी ओर से कोई एक नाम दे देते हैं तो बोलते हैं भाई ये नाम मात्र का है, नॉमिनल्स है। तो ऐसे कोई भी अकाउंट्स जिनका रियल में कोई अस्तित्व नहीं है, केवल उनको एक माध्यम बनाने के लिए, एक जरिया बनाने के लिए एक नामकरण कर दिया जाता है, उसको नॉमिनेट कर दिया जाता है, ऐसे सभी अकाउंट्स या सभी लेखे हमारे नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं, नाम मात्र के लेखे कहलाते हैं। जैसे इसके एग्जांपल, हमारे उदाहरण है, हमको कहता है सैलरी, वेतन, रेंट, किराया, इंटरेस्ट, ब्याज, कमीशन, रिपेयर,
मरम्मत। तो इस प्रकार हमारे बहुत से इसके एग्जाम्पल्स हैं। वेजेस, मजदूरी, भाड़ा, कॉटेज या फ्राइट। तो इस प्रकार हम देखेंगे हमारे बहुत सारे हैं जिसमें नॉमिनल्स में आते हैं, जैसे सैलरी, वेतन। भाई वेतन किस चिड़िया का नाम है? भाई हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहां पे हमको अपने स्वामी से हमको 10,000 रुपये मिला, तो हम ये नहीं कहते कि हमको 10,000 रुपये कैश मिला है, हम कहते हैं कि हमको वेतन मिला। हमारे यहाँ एक सर्वेंट काम करता है, जैसे ही मंथ पूरा हुआ हमने उसको 2,000 रुपये दिए, हम बोलते हैं लीजिए आपकी सैलरी। हम दे रहे हैं 2,000 रुपये, लेकिन हम बोलते क्या है? सैलरी, वेतन कहते हैं। हमारे यहाँ एक किराएदार रहता है, वो आया कहता सर ये 5,000 रुपये रेंट रखिए, हमको दे रहा है 5,000 रुपये, बोलता क्या है? रेंट रखिए। एक व्यक्ति ने हमारा काम कर दिया, हमने उसको 1,000 रुपये दिए, हमें कहते लीजिए कमीशन रखिए। तो इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, केवल इनको एक माध्यम बनाया गया है, एक जरिया बनाया गया है, इसलिए उसका नामकरण कर दिया गया, नाम दे दिया है। भाई अगर हम कहीं जॉब करते हैं और उस जॉब के बदले में अगर हमको कोई राशि मिलती है तो वेतन कहलाती है, या हमारे यहाँ कोई जॉब करता है उसके बदले में अगर कोई अमाउंट दे रहे हैं तो सैलरी कहते हैं। हमारे यहाँ एक वर्कर आया, उसने पूरा काम करके दिया, काम कंप्लीट हो गया, तो हम कहते हैं लीजिए भाई आपकी 500 रुपये मजदूरी लीजिए। अगर हम किसी की संपत्ति का उपयोग करते हैं या हमारी कोई संपत्ति का उपयोग करता है, उसके बदले में अगर कोई राशि दे रहा है तो वो रेंट कहलाता है। अगर हम किसी व्यक्ति का कोई वर्क कर देते हैं, कोई काम कर देते हैं, कोई माल बिकवा देते हैं, सामने वाला व्यक्ति हमारा सर्विस देता है, तो उसके बदले में अगर हम कोई एक्स्ट्रा राशि देते हैं तो कमीशन कहलाता है। अगर हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, उसके मूल्य में अगर कोई कमी कर देते हैं तो उस कमी को हम डिस्काउंट कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, केवल इनको एक माध्यम बनाया गया है। किस माध्यम से आपको ये पैसा आ रहा है, किस माध्यम से आपके पास से पैसा जा रहा है, उसको दर्शाने के लिए इनका नामकरण कर दिया गया है, नॉमिनेट कर दिया गया है। इसलिए ये क्या, इनका नाम क्या कहते हैं? इसको नॉमिनल अकाउंट्स कहते हैं। इसको हम अनरियल अकाउंट भी कहते हैं। जो वास्तव में है गुड्स, कैश, एसेट्स, उसको हम रियल अकाउंट बोलते हैं। जिसका अपना अस्तित्व ही नहीं है वो क्या कहलाएगा? अनरियल अकाउंट कहलाएगा। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं, लाभ हानि लेखे भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे दोनों स्वभाव के होते हैं। ये हमको मिलता भी है और देते भी है। अगर हम किसी को सैलरी दे रहे हैं तो हमारे लिए वो एक्सपेंसेस है, लॉस है। अगर हमको किराया मिल रहा है तो हमारे लिए प्रॉफिट है। अगर हम किसी को फ्लाइट भाड़ा दे रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंडिचर्स है, लॉस है। या हमको कमीशन मिल रहा है या इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट है। तो ये दोनों स्वभाव के होते हैं, हम देते भी हैं और मिलता भी। अगर दे रहे हैं तो आपके लिए लॉस है और मिल रहा है तो आपके लिए प्रॉफिट है। इसका नाम क्या पड़ गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहा जाता है। और ये ट्रांजेक्शन हमेशा नगद होते हैं, हमेशा कैश में किए जाते हैं या चेक के माध्यम से करते हैं, चेक के थ्रू करते हैं। ये उधार नहीं होते। किसी को आप सैलरी उधार नहीं देते हो, किसी को रेंट उधार नहीं देते हो, किसी को इंटरेस्ट उधार नहीं देते हो, ना आपको उधार मिलता है। हाँ, एडवांस देते हैं, अग्रिम भुगतान करते हैं अगर एडवांस मिल रहा है या बकाया मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे नगद व्यवहार होने के कारण अगर इनके साथ ट्रांजेक्शन के साथ अगर नाम दिया हुआ है तो नाम का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो हमको जनरली इसके हमको बोलेगा कि भाई सिंपल बोलता है हमको वेतन चुकाया 1,000 रुपए। तो सबसे पहले आपको प्रश्न में देखना है आपके पास क्या आ रहा है और जा रहा है। आप वेतन चुकाओगे तो आपके पास से पैसा जाएगा, कैश जाएगा, ना कि वेतन जाएगा। वेतन तो कोई चीज है ही नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, तो जाएगा कहां से? तो आपके पास से क्या जा रहा हो? कैश जा रहा है, नगद जा रहा है। तो कैश जाने वाले कैश को हम क्या करते हैं? रियल अकाउंट का नहीं है हमारा। अगर कैश जा रहा है तो कैश को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। किसी का नाम दिया है क्या? नहीं दिया है। तो उस कंडीशंस में हम देखते हैं इनमें से है क्या? सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, रिपेयर, वेजेस, भाड़ा है क्या? तो इसमें क्या दिया? सैलरी दिया है। तो सैलरी पे करना हमारे लिए क्या है? लॉस है। और हमारा नियम कहता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंसेस एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कीजिए, प्रॉफिट या लॉस को क्रेडिट कीजिए। अर्थात हमारा इसमें है
एक्सपेंडिचर एंड लॉस इज ए डेबिटेड, और प्रॉफिट एंड इनकम को आप क्या कीजिए, क्रेडिट कीजिए। अगर आपको लगता है आपका इनकम का स्रोत है या आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे, ये नियम उल्टा है। और अगर आपको लगता है आपके लिए एक्सपेंडिचर हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कमीशन, वेतन देना आपके लिए क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस है, खर्च है, लॉस हो रहा है, इसलिए सैलरी अकाउंट आपका यहां क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। हमको बोलता है मोहन को किराया चुकाया, रेंट पेड टू मोहन, मोहन को हमने किराया चुकाया। हमारा मालिक है, किराया हमने उसके शॉप रेंट पे लेके रखे हुए हैं, तो उसको किराया पटा रहे। तो मेरे पास से ये सबसे पहले यही देखना है आप क्या इन हो रहा है, क्या आउट हो रहा है। तो हमारे पास से क्या हो रहा है, कैश आउट हो रहा है, कैश जा रहा है, इसलिए कैश अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, यहां भी क्रेडिट होगा। अब हमारे सामने प्रश्न है कि कैश तो हो गया, दूसरा हमारे एक मोहन भी है और किराया भी है। अब हमारे प्रश्न है कि मोहन को डेबिट करेंगे कि किराए को डेबिट करेंगे। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये जो हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं ये टोटली कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं, नगद व्यवहार होते हैं। और जब नगद व्यवहार किया जाता है तो किसी भी नाम व्यक्ति का कोई औचित्य नहीं होता है। अगर आप स्वामी को आप रेंट दे रहे हैं तो आप उसको उधार पैसा नहीं दे रहे हैं, अगर उधार दिए हो तो उसका नाम लिखते, आपने उससे क्या लिए है, उसकी संपत्ति का उपयोग किए हैं और उसके एसेट का यूज किए हैं, और उस एसेट्स के यूज के बदले में आप उसको क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे नाम का कोई उल्लेख नहीं होगा, यहाँ पे आपके लिए महत्वपूर्ण क्या होगा, रेंट होगा। और रेंट पे करना हमारे लिए एक्सपेंडिचर्स है, एक्सपेंसेस है, लॉस है, इसलिए यहाँ रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे नाम का कोई औचित्य नहीं रहेगा, क्योंकि नाम उसी वक्त लिखा जाता है जब किसी को हम उधार माल बेचते हैं या उधार देते हैं या उधार लेते हैं। तो आज हमारा हमने देखे 3 अकाउंट आपको मैंने बताया। पर्सनल अकाउंट जिसका रूल है रिसीवर इज ए डेबिटेड, गिवर इज ए क्रेडिटेड, पाने वाले को डेबिट कीजिए, देने वाले को क्रेडिट कीजिए। इसके बाद में मैंने बताया था पूर्व वीडियो में रियल अकाउंट बताया था। रियल अकाउंट का नियम था इनकमिंग इज ए डेबिटेड, आउटगोइंग इज ए क्रेडिटेड। व्यापार में आने वाली सभी वस्तुओं को, संपत्ति को डेबिट कीजिए और व्यापार से जाने वाली सभी संपत्तियों वस्तुओं को क्रेडिट कीजिए। ठीक उसी प्रकार नॉमिनल अकाउंट का नियम है एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉस इज डेबिटेड, इनकम एंड प्रॉफिट इज ए क्रेडिटेड। अगर आपको खर्च व हानि हो रही है तो आपको डेबिट पक्ष में लिखिए, अगर लाभ व आय हो रहा है तो उसको आपको कहां लिखना है, क्रेडिट पक्ष में लिखना है। तो आज हम अब देखते हैं कुछ एग्जांपल को जो तीनों कैटेगरी से रिलेटेड है, और तीनों कैटेगरी से रिलेटेड एग्जांपल है हमारे, जिसको हम देखेंगे कि किस प्रकार से चार्ट के माध्यम से हम इसको डेबिट क्रेडिट करते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो ट्रांजैक्शंस का व्यवहार का मतलब होता है, जैसे हमको कह रहा है 1 जनवरी 2021 को रमेश ने व्यापार प्रारंभ किया। रमेश बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 50,000 रुपीज। गुड्स परचेस फॉर कैश, नगद माल खरीदा 10,000 रुपए। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नगद माल विक्रय किया 5,000 रुपए। गुड्स परचेस फ्रॉम रमेश फॉर क्रेडिट, रमेश से उधार माल खरीदा 3,000 रुपए। गुड्स सोल्ड टू मोहन, मोहन को माल बेचा 2,000 रुपए। बैंक में नगद जमा किया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक या कैश सेंड इनटू बैंक 10,000 रुपीज। किराया चुकाया, रेंट पेड टू 2,000 रुपीज। वेतन चुकाया, पेड सैलरी टू 1,000। तो ये हमारे व्यवहार कहलाते हैं, ट्रांजेक्शन्स कहलाते हैं। इस व्यवहार को, ट्रांजेक्शन्स को हम चार्ट के माध्यम से देखेंगे, नियम के माध्यम से देखेंगे कि ये डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। तो सर्वप्रथम यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने वाला कौन है, रमेश है। तो रमेश को मैंने उसमें पूर्व वीडियो में बताया हूं, रमेश हमेशा कहां बैठेगा, हेडिंग में बैठेगा। रमेश अगर इसने
अगर रमेश ने अगर यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया है, रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो नेचुरल है कि वो बिजनेस का क्या होगा, प्रोप्राइटर्स होगा, ओनर होगा, स्वामी होगा। और ओनर, स्वामी, प्रोप्राइटर्स का नाम कहाँ रहता है, हेडिंग में रहता है, शीर्षक पे रहता है। और वो कभी भी अपने ही अकाउंट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता, ये मैंने पूर्व में आपको बताया था। तो हमारा ट्रांजेक्शन है, रमेश ने व्यापार प्रारंभ किया 1 तारीख को, और आप अकाउंटेंट है उसके, तो आपको उसके अकाउंटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम डेट में, हमारे इसका एक कॉलम है, चार्ट है, और चार्ट का फॉर्मेट है आपका डेट, प्रभावित खाते, इफेक्टेड अकाउंट। हर ट्रांजेक्शन में 2 कौन से अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं, काइंड्स ऑफ अकाउंट या क्लास ऑफ अकाउंट। आपने 3 अकाउंट्स पढ़े हैं, इन 3 में से आप उसको किस में शामिल करेंगे, पर्सनल में, रियल में, नॉमिनल में। और नियमानुसार हमारा डेबिट होगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे, नियमानुसार क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और पर्टिकुलर में अकाउंट का नाम लिखेंगे, और जितनी भी अमाउंट का ट्रांजेक्शन हुआ है उस अमाउंट को राशि में, अमाउंट के कॉलम में लिखा जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्या है, फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के माध्यम से बनाएंगे। हमारा पहला ट्रांजेक्शन था, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश फ्रॉम रमेश। रमेश ने व्यापार स्टार्ट किया है, तो 1 तारीख को 1/1/2021 को हमने बिजनेस स्टार्ट किए हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे इफेक्टेड अकाउंट कौन कौन से हैं, तो बिजनेस में उसने क्या लगाया, कैश लगाया, नगद लगाया है, तो यहां लिख देंगे कैश अकाउंट। हिंदी में हम बना रहे हैं तो रोकड़ बोलते हैं इसको। और सेकंड उसने क्या लगाया है, कुछ नहीं। यहां पे हम देखेंगे कि किसने लगाया है, तो किसने स्टार्ट किया बिजनेस, रमेश ने। तो इफेक्टेड अकाउंट में कौन हो रहा है, रमेश हो रहा है। लेकिन रमेश तो कहां लिखाया हुआ है, हेडिंग में लिखा हुआ है। तो रमेश के प्लेस पे जब कभी भी व्यापार का ओनर, व्यापार का प्रोप्राइटर, स्वामी जब व्यापार में धन, संपत्ति, पैसा, कैश इन्वेस्ट करता है, तो उस समय हम क्या लिखते हैं, स्वामी का नाम नहीं लिख करके उसके बदले में क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट। क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट, पूंजी। और इस तरह से अब हमारे 2 अकाउंट इफेक्टेड हो गए। कैश अकाउंट जो हमारा हमने कहां पढ़े थे, रियल में बताया था मैंने आपको, एक प्रोडक्ट अकाउंट बताया था और एक एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट में मैंने बताया था मूर्त और अमूर्त, ट्रेंजिबल और इंट्रेंजिबल। उसमें पहला ही आइटम मैंने बताया था कैश। तो कैश हमारे लिए एसेट्स है, रियल अकाउंट में आएगा, काइंड्स में लिख देंगे रियल अकाउंट, वास्तविक लेखा। और वास्तविक लेखे का हम नियम लगा के देखेंगे। यहां पे हमारा कहता है, नियम कहता है कि बिजनेस में आने वाले कैश, गुड्स, एसेट्स को डेबिट कीजिए, कैश, गुड्स, एसेट्स को क्रेडिट कीजिए, जाने वाले को। तो हमारे पास बिजनेस में स्वामी के द्वारा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया गया है, तो व्यापार में 1 लाख रुपए क्या हुआ, 1 तारीख को इनकमिंग हुआ है, और इनकमिंग हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट साइड में लिख देंगे यहाँ पे कैश अकाउंट पर्टिकुलर में, और उसने 50,000 रुपीज लगाया है तो 50,000 लिख देंगे। सेकंड हमारा इफेक्टेड अकाउंट था, कैपिटल अकाउंट था, पूंजी लेखा था, रमेश के बदले में लिखा गया था, रिप्रेजेंट था, ये रिप्रेजेंटेटिव कर रहा था, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रमेश का। तो ये किसके अकाउंट में हमने पढ़े थे, पर्सनल अकाउंट के रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में पढ़े थे, पर्सनल। और पर्सनल अकाउंट का नियम है, पाने वाले को डेबिट कीजिए, देने वाले को क्रेडिट। रिसीवर इज ए डेबिटेड, गिवर इज ए क्रेडिटेड। तो यहाँ पे रिसीव कौन कर रहा है, गिव कौन कर रहा है, देखेंगे तो रमेश ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, मतलब रमेश अपने स्वयं का पैसा दे रहा है, तो अर्थात तो क्या हो गया, गिवर्स हो गया, देने वाला हो गया। तो गिवर्स को, देने वाले को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट पक्ष में इफेक्टेड अकाउंट लिखा जाएगा कैपिटल अकाउंट, पूंजी लेखा, और राशि में लिखी जाएगी 50,000 रुपीज। तो इस तरह से हमारा एक ट्रांजेक्शन क्या हो गया, पूरा हो गया, जिसमें हमारे 2 अकाउंट इफेक्टेड हुए थे, कैश और कैपिटल। कैश था रियल अकाउंट, कैपिटल था पर्सनल अकाउंट। नियमानुसार बिजनेस में कैश इन हो रहा था तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और नियमानुसार हमारे पास व्यापार से पैसा जा रहा था, स्वामी देने का काम कर रहे थे, इसलिए स्वामी का क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो स्वामी का नाम नहीं लिख सकते क्योंकि स्वामी कहाँ लिखा हुआ है, हेडिंग में। उसके प्लेस में, ओनर के प्लेस में, रमेश के प्लेस पे, उसके रिप्रेजेंट में, रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है कौन, कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। सेकंड ट्रांजेक्शन सबका हमारा कहता है नगद माल बेचा, गुड्स परचेस फॉर कैश।
तो अब इस ट्रांजेक्शन में देखिए आपके पास दो हमारे कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं। तो हमारे दो अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं, एक गुड्स और एक कैश। क्या हो रहा है, हमारे डबल अकाउंट सिस्टम है, इसलिए प्रत्येक ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट इफेक्टेड होते हैं। तो 3 जनवरी को हमारे दो अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं, एक गुड्स और दूसरा कैश। गुड्स को हम यहाँ पे खरीदे गए गुड्स को परचेज बोलते हैं, क्रय बोलते हैं, और कैश अकाउंट इफेक्टेड हुआ जिसको हम रोकड़ कहते हैं। तो अब प्रश्न पढ़ के देखिए कि आपके पास बिजनेस में क्या इन हो रहा है और क्या आउट हो रहा है। नगद माल खरीदे, तो खरीदेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है और कैश जा रहा है। दोनों रियल अकाउंट में आ रहे हैं, क्योंकि दोनों किस कैटेगरी में आ रहे हैं, रियल में आ रहे हैं, इसलिए इसमें दोनों में हमारा क्या आ जाएगा, रियल अकाउंट लगेगा। और रियल अकाउंट का नियम था इनकमिंग इज ए डेबिटेड, आउटगोइंग इज ए क्रेडिटेड। जो आ रहा है बिजनेस में उसको डेबिट साइड में रखिए, जो आपके व्यापार से जा रहा है उसको क्रेडिट साइड में रखिए। तो हमारे व्यापार में क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, तो खरीदे गए गुड्स के लिए हम परचेज लिखते हैं, परचेज अकाउंट लिखते हैं। कितने का गुड्स आया है, 10,000 का। और आपके पास से क्या आउटगोइंग हो रहा है, नगद पैसा जा रहा है, क्योंकि आपने नगद ट्रांजेक्शन्स किए हो, तो इसलिए कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, सेकंड ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। थर्ड बोलता है हमको यहां पे 5 जनवरी हमको बोल रहा है यहाँ पे नगद माल विक्रय किया या नगद माल बेचा, गुड सोल्ड फॉर कैश। जब नगद माल आप बेचेगा व्यापारी, तो व्यापारी के पास क्या आएगा, पैसा आएगा और माल जाएगा, है ना। तो इसमें दो अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं, एक हो रहा है कैश और दूसरा हो रहा है गुड्स। और बेचे गए गुड्स को हम बोलते हैं सेल्स अकाउंट, हिंदी में बोलते हैं विक्रय लेखा। और ये कैश दोनों रियल अकाउंट में आ रहे हैं, प्रोडक्ट भी उसका रियल अकाउंट में आता है और एसेट्स भी हमारा रियल अकाउंट में आता है। नियम लगा के देखेंगे, इनकमिंग इज ए डेबिटेड, आउटगोइंग इज ए क्रेडिटेड। तो क्या आ रहा है, कैश आ रहा है और गुड्स जा रहा है, तो इनकमिंग को डेबिट साइड में, आउटगोइंग को क्रेडिट साइड में। तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट हमारा कहां आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा 5,000 रुपए से। और हमारे पास से गुड्स जा रहा है और बेचे गए गुड्स को हम क्या बोलते हैं, सेल्स अकाउंट बोलते हैं। कितने का गुड्स गया आपके पास से, 5,000 का गुड्स गया। तो हमारा ये तीसरा ट्रांजेक्शन पूरा हो गया है। उसी प्रकार हमको अगला कहता है राजेश से उधार माल खरीदा। राजेश से उधार माल खरीदा आज 6 जनवरी को। तो दो अकाउंट हमको इफेक्टेड अकाउंट पता करना है। तो यहां इफेक्टेड अकाउंट 3 हो रहे हैं, राजेश, माल और कैश। हमको 2 अकाउंट चाहिए, तो यहां पे राजेश, माल और कैश हो रहा है। तो आपको स्पष्ट बोला है राजेश से उधार माल खरीदा। जब उधार माल खरीद रहे हैं, इसका तात्पर्य यह है कि माल तो हम ले लिए, माल हमारे पास आ गया, लेकिन अभी पैसा नहीं दिए हैं, भविष्य में पैसा देंगे, अर्थात कैश का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, इसलिए यहां कैश इफेक्टेड नहीं होगा, रोकड़ प्रभावित नहीं होगा। हाँ, इसके बदले में आपका क्या आ जाएगा, राजेश आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने राजेश को पैसा नहीं दिए हैं, हम राजेश को भविष्य में पैसा देंगे माल का, या राजेश से हमको भविष्य में पैसा प्राप्त होगा, मिलेगा, तो हम राजेश का अपने पास नाम लिख के रखेंगे कि राजेश से हमको इतना रुपए भविष्य में लेना है। इसलिए यहाँ जो इफेक्टेड अकाउंट होगा वो 2 अकाउंट होंगे, एक हमारा होगा परचेज माल गुड्स, और खरीदे गए गुड्स को हम परचेज बोलते हैं, क्रय लेखा परचेज अकाउंट। और दूसरा कैश इफेक्टेड नहीं होगा, यहाँ पे कैश क्या इफेक्टेड होगा, राजेश। अब यहाँ पे गुड्स जो है रियल अकाउंट में आ रहा है और राजेश किस में आ रहा है, पर्सनल अकाउंट में आ रहा है।
रियल में आ रहा तो रियल का नियम लगेगा, इनकमिंग इज ए डेबिटेड, आउटगोइंग इज ए क्रेडिटेड। तो प्रश्न पढ़ के देखिए कि आपके पास क्या आ रहा और क्या जा रहा है। राजेश से माल खरीदे हो तो माल आपके पास आ रहा है, तो इनकमिंग हो रहा है, इनकमिंग को डेबिट करेंगे, इसलिए गुड्स अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट पक्ष में आ जाएगा, परचेस। और कितने रुपए से हमारा आएगा, कितने का माल खरीदे हो आपने, 3000 का। अब कैश गया नहीं है तो दूसरा अकाउंट हमारा राजेश इफेक्टेड हुआ था। राजेश पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का नियम है पाने वाले को डेबिट कीजिए और देने वाले को क्रेडिट कीजिए। रिसीवर इज ए डेबिटेड, गिवर इज ए क्रेडिटेड। तो यहाँ पे राजेश से माल खरीदे हो, से का मतलब होता है देने वाला और को का मतलब होता है पाने वाला। राजेश से मतलब राजेश आपको क्या कर रहा है, देने का काम कर रहा है। अगर इंग्लिश में किसी भी नेम के साथ में फ्रॉम शब्द का उपयोग कर रहा है मतलब वो देने का काम कर रहा है, और किसी पर्सनल अकाउंट के साथ में अगर टू का उपयोग करता है तो रिसीवर होता है। तो यहाँ पे हमारा राजेश क्या है, गिवर्स है, देने वाला, और हमारा नियम कहता है देने वाले को क्रेडिट कीजिए। इसलिए यहाँ पे राजेश अकाउंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए से, 3000 रुपए से। उसके पश्चात हमको कहता है यहाँ पे मोहन को माल बेचा, गुड सोल्ड टू मोहन 2000 रुपीज। तो यहां पे भी हमारा इफेक्टेड अकाउंट हो रहा है, एक मोहन हो रहा है, एक माल हो रहा है और यहां भी एक कैश हो रहा है ना। यहां भी 3 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। इसके पूर्व क्वेश्चन में हमको स्पष्ट बोला था राजेश से उधार माल खरीदा, लेकिन यहां पे मोहन को माल बेचा बोला है, न तो नगद शब्द का उल्लेख है न तो उधार शब्द का उल्लेख है। अगर हमको यहां बोल देता मोहन को नगद माल बेचा तो हमारा नाम से कोई औचित्य नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हमने माल बेचे, माल गया, सामने वाले ने हमको पैसा दे दिया, तो उसका नाम लिखने की हमको कोई आवश्यकता नहीं थी। उधार बोला है तो उसका हम नाम लिखेंगे। जब प्रश्न में न तो उधार है तो न ही नगद है, तब हमारे व्यापार में यह माना जाता है जब कभी भी किसी भी ट्रांजेक्शन्स में किसी पार्टी का नाम दिया हुआ है और साथ में फॉर कैश या नगद शब्द का उल्लेख नहीं है तो वो सौदा उधार होता है। उस सौदे को हम क्या मानते हैं, क्रेडिट मानते हैं। भले उस पर स्पष्ट रूप से क्रेडिट ना लिखा हुआ हो, फिर भी हमारे लिए वो क्या माना जाता है, उधार माना जाता है। इसलिए यहाँ पे मोहन को माल बेचे हैं 2000 का, ये उधार है, क्योंकि यहाँ पे फॉर कैश का उपयोग नहीं किया है, इसलिए सौदे को उधार माना जाए। इसलिए यहाँ पे कैश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि कैश का लेन देन नहीं हो रहा है। यहाँ पे मोहन और क्या आएगा, माल आएगा। तो जो 2 इफेक्टेड अकाउंट होंगे हमारे कब, 8 जनवरी को, एक होगा मोहन और दूसरा होगा बेचे गुड्स, और बेचे गए गुड्स को हम क्या कहते हैं, सेल्स अकाउंट। और मोहन आ रहा है पर्सनल अकाउंट में और गुड्स आ रहा है आपके रियल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट का नियम है रिसीवर इज ए डेबिटेड, गिवर इज ए क्रेडिट। पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट। प्रश्न पढ़कर देखिए, मोहन यहाँ माल पाने का काम कर रहा है कि देने का। मोहन को माल बेचे, किसको बेचे, मोहन को लगा है या टू लगा है, टू मोहन, मतलब जिसके साथ को या टू लगा रहता है वो रिसीवर होता है, पाने वाला होता है। यहाँ मोहन माल पाने का काम कर रहा है, इसलिए पाने वाले को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो मोहन हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। और कितने रुपए से आएगा ये मोहन, 2000 रुपए से आएगा। अब हम देखेंगे गुड्स। तो यहां पे गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, आप बेच रहे हो, बेचोगे तो आपके पास से माल क्या होगा, आउट होगा, जाएगा। और हमारा नियम कहता है जाने वाले को, आउट गोइंग को क्या करने के लिए, क्रेडिट। इसलिए यहां आपके पास से माल जा रहा है, गुड्स जा रहा है, इसलिए गुड्स क्या होगा, क्रेडिट होगा। खरीदे बेचे गए गुड्स को हम क्या कहते हैं, सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट के नाम से हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2000 रुपए को क्रेडिट करेंगे। उसके पश्चात हमको हमारा कहता है अगला ट्रांजेक्शन कहता है बैंक में नगद जमा किया, कैश सेंड टू बैंक, यूको बैंक, स्टेट बैंक, कोई भी बैंक हो सकता है जहां आपका अकाउंट है। या कहता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो उस कंडीशन में हमारे 2 अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं, एक आपका बैंक हो गया और आपने क्या जमा किया, कैश। तो हमारे पास जो इफेक्टेड होगा 10 जनवरी को, पहला अकाउंट होगा बैंक अकाउंट। अगर स्टेट नाम दिया बैंक का तो बैंक का नाम लिख देंगे, अगर स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक,
यूको बैंक है तो यूको बैंक, सेंट्रल बैंक है तो सेंट्रल बैंक, और क्या जमा किए हो, कैश। तो इसलिए दो इफेक्टेड हुआ है, बैंक अकाउंट और कैश। आपने बैंक को आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में पढ़े हो, बैंक, कंपनी, फर्म, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सब केस में आए थे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आए थे, इसलिए कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। और कैश हमारा रियल अकाउंट है, संपत्ति है। तो पर्सनल अकाउंट का नियम होता है रिसीवर इज ए डेबिटेड, गिवर इज ए क्रेडिटेड। आपने बैंक में 10,000 रुपए 1,000 जमा किए हो तो बैंक 1,000 रुपए रिसीव कर रहा है कि गिव कर रहा है, पाने का काम कर रहा है कि देने का काम कर रहा है, तो बैंक रिसीव कर रहा है तो रिसीवर को डेबिट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे यूको बैंक, स्टेट बैंक से आप क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से, 1,000 रुपए से। और आपके पास से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, क्योंकि आपने बैंक में क्या किया, कैश जमा की। रियल अकाउंट का नियम है इनकमिंग इज डेबिटेड, आउटगोइंग इज क्रेडिटेड। कैश हमारे पास से जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 1,000 रुपीज। इसी प्रकार हमारे कुछ ट्रांजेक्शन बचे हैं, अगला हम देख लेते हैं, यहां पे मिटा देते हैं कुछ। हाँ, अगला ट्रांजेक्शन हमारा बोल रहा है यहाँ पे आपका 15 तारीख को मशीन नगद खरीदी। तो यहाँ पे मशीन हमारे लिए कह रहा है नगद खरीदा है, तो हमारे लिए मैंने बताया था आपको कि हमारा गुड्स होता है, एक गुड्स शब्द का उपयोग कर रहा है, वो व्यापार का प्रोडक्ट है जिसका वो बिजनेस कर, कपड़ा व्यापारी होगा तो कपड़े के लिए यूज कर रहा है, और अगर मेडिकल व्यापारी होगा तो दवाई के लिए यूज कर रहा है। लेकिन अगर ट्रांजेक्शन में किसी एसेट्स का पर्टिकुलर नाम दिया है तो वो एसेट्स उसने बेचने के लिए नहीं खरीदा है, सेल करने के लिए नहीं खरीदा है, बल्कि अपने व्यापार में उपयोग करने के लिए खरीदा है। और उपयोग करने के लिए जो खरीदा जाता है वो संपत्ति कहलाता है, एसेट्स कहलाता है। और एसेट्स का पर्टिकुलर नाम लिखेंगे, क्या खरीदा उसने, मशीन, तो मशीन अकाउंट इफेक्टेड होगा। यहाँ परचेज या क्रय या गुड्स का यूज नहीं करेंगे। और नगद खरीदा है इसलिए से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। मशीन हमने पढ़े थे रियल अकाउंट में पढ़े हैं एसेट्स को, और कैश को भी रियल अकाउंट में पढ़े हैं, इसलिए एक ही नियम लग रहा है कि रियल अकाउंट का इनकमिंग इज ए डेबिटेड, आउटगोइंग इज ए क्रेडिटेड। व्यापार में मशीन आ रही है इसलिए मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से, 10,000 रुपीज से, और व्यापार से नगद जा रहा है 10,000 रुपीज। अगला ट्रांजेक्शन हमारा कह रहा है आपका किराया चुकाया। इसने क्या लिया हुआ है, अपने शॉप को किराए पे लेके रखा हुआ है, तो उसका हमको क्या पे करना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा। तो पेड रेंट कर रहा है, तो इसमें दो इफेक्टेड अकाउंट हो रहा है, एक रेंट और कैश। क्या इफेक्टेड हो रहा है, रेंट अकाउंट, और दूसरा इफेक्टेड अकाउंट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट को आपने कहां पढ़े हो, नॉमिनल अकाउंट में, आज पढ़े अपन ने इसी वीडियो में। और कैश रियल अकाउंट था। नॉमिनल अकाउंट का नियम है खर्च व हानि को डेबिट करो, लॉस व एक्सपेंसेस को डेबिट करो, प्रॉफिट एंड इनकम को क्रेडिट करो। तो किराया देना, रेंट पेड करना हमारे लिए एक्सपेंडिचर्स है, एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट होता है। तो एक्सपेंसेस हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। रेंट अकाउंट 2,000 रुपए से क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएगा। और रेंट के रूप में आपके पास से, आपके बिजनेस से क्या क्या कैश गया है, नगद पैसा गया है, कैश जा रहा है, कैश रियल अकाउंट है, जाने वाले को क्रेडिट कीजिए। तो आपका कैश अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2,000 रुपए से क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। उसी प्रकार कह रहा है यहाँ पे अपने वर्कर को, यहाँ क्या वर्कर काम कर रहा है, उस वर्कर को क्या दे रहा है, ये सैलरी दे रहा है। तो आपको बता रहा है यहाँ पे पेड टू सैलरी, कि वेतन चुकाया। तो यहाँ पे जो इफेक्टेड अकाउंट हो जाएगा, पहला अकाउंट होगा वेतन लेखा, सैलरी अकाउंट, और दूसरा अकाउंट क्या दिए हो आपने, सैलरी में कैश दे रहे हो तो कैश अकाउंट। सैलरी को आज हमने पढ़े हैं नॉमिनल अकाउंट में पढ़े हैं, और कैश को अपन ने कहा पढ़े हैं, रियल अकाउंट में। तो यहाँ पे सैलरी पे करना हमारे लिए एक्सपेंडिचर्स है, एक्सपेंसेस है, लॉस है, इसलिए यहां भी सैलरी अकाउंट हमारी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से, 1,000 रुपए से। और हमारे पास से 1,000 रुपए कैश क्या हो रहा है, आउट हो रहा है।
तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा 1000 रुपए। तो इस तरह से आपका ये ट्रांजेक्शन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, जो हमने किसके माध्यम से पढ़े हैं, चार्ट के माध्यम से हमने पढ़े हैं कि कब हमारा कौन सा आइटम डेबिट हो रहा है और कौन सा आइटम क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। और इसके अलावा जो आपने जितने ट्रांजेक्शन किए हो कैश का, हम यहाँ पे क्या करते हैं, राशि वाले कॉलम का टोटल भी कर लिया जाता है कि टोटल डेबिट में कितनी अमाउंट आई है और टोटल डेबिट क्रेडिट में कितनी अमाउंट आई है। तो इसको जनरल कहा जाता है, लेकिन एज ए चार्ट, जिसमें हम रूल देखते हैं डेबिट क्रेडिट के नियम को लगा करके डेबिट पक्ष में और क्रेडिट पक्ष में ट्रांजेक्शन को पोस्टिंग करते हैं। इसके पश्चात जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको जनरल एंट्री करना सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा मैं, जनरल एंट्री हम किस प्रकार करते हैं। यहाँ पे हमने चार्ट में माध्यम से कर रहे थे कि कौन कौन से अफेक्टेड अकाउंट हुए हैं और कौन से कैटेगरीज में आ रहे हैं, उनके लिए कौन सा रूल लग रहा है और कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट, ये सब हम ब्रेन में करेंगे और सोच करके डायरेक्ट जनरल में हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, जिसको हम जनरल एंट्री कहते हैं, जो आपको अगले वीडियो में मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक साथियों को, मित्रों को आप शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो अवश्य आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे सदस्य बन जाइए। अगर आपको जो भी राय देना है, अच्छा लगा है, बुरा लगा है और आप क्या सीखना चाहते हैं और क्या चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आपने राय देना ना भूले। और आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपकी पुनः अपनी भेंट होगी। नमस्कार।